Hello everyone, this is Dr. Abdal. Welcome to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. So आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ ऑफ लीनियर अलजेब्रा एंड दिस इज फ्रॉम गलगोटियास यूनिवर्सिटी फॉर BCA. सो ये पेपर है एंटम एग्जामिनेशन का फरवरी 2025 का, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा. सो वन बाय वन इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इसको मैं दो पार्ट में सॉल्व करने वाला हूँ, 2 वीडियोस बनाऊंगा इसके लिए क्योंकि बहुत बड़ी होने वाली है वीडियो. तो ये पार्ट 1 है, इसमें मैं अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो मैं सेकंड पार्ट में सॉल्व करूंगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करना. सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि -1 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन. एक्सप्रेस करना है -1 को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 वेक्टर्स. दो 3 वेक्टर आपको स्क्रीन पे गिवन है, 1 1 0 0 1 1 एंड 1 0 1. तो ये एक ही वेक्टर होता है. इसको स्टूडेंट कभी कभी बहुत अलग तरीके से लिख देते हैं बिना ब्रैकेट के, तो इसको ब्रैकेट लगाना मत भूला करिए. ये एक वेक्टर होता है पूरा, और ये भी पूरा एक वेक्टर होता है. तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, इन्होंने बोला -1 1 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है बाकी के वेक्टर्स के. तो मैं उसके लिए कांस्टेंट यूज कर रहा हूँ ABC. कुछ जगह अल्फा बीटा गामा भी यूज करते हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, या फिर C1 C2 C3 भी यूज कर सकते हो. ठीक है, तो 1 0 1. अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, A 0 प्लस 0 B प्लस C 0 C. अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने का मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे. तो ये सारे आपस में ऐड हो जाएंगे, A 0 और C. तो क्या बनेगा, A प्लस C. नेक्स्ट A प्लस B, और थर्ड वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 B और C. तो ये ऐड होके बन जाएगा आपका B प्लस C. और ये इक्वल किसका है, -1 1 के. अगर यहाँ से हमें ABC की कुछ वैल्यू मिल जाती है तो इसका मतलब हाँ, हम -1 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं जो 3 वेक्टर्स हमें गिवन है. तो यहाँ से अब इक्वेट कर लो. इक्वेट करोगे तो A प्लस C किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस C -1 के इक्वल हो जाएगा, और A प्लस B 1 के इक्वल हो जाएगा, और B प्लस C -1 के इक्वल हो जाएगा. तो इसे इक्वेट करना बोलते हैं. तो A प्लस B इज इक्वल टू 1 और B प्लस C इज इक्वल टू -1. अब यहाँ से हम इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे ABC की. तो देखते हैं क्या वैल्यू निकल सकती है यहाँ से. जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो C की वैल्यू अगर मैं निकालूं यहाँ से, C इज इक्वल टू -1 -A, और C की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, C की वैल्यू मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ -1 -A इज इक्वल टू -1. तो ये क्या बन जाएगी, -A प्लस B, और -1 को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो 0. अब मैं -A प्लस B को इसके साथ सॉल्व कर सकता हूँ, -A प्लस B इज इक्वल टू 0. तो ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा, 2B इज इक्वल टू 1. ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया. ठीक है ना, मैं ये वाली इक्वेशन यहाँ पुट कर दी तो B की वैल्यू क्या आ गई, हाफ. अब B की वैल्यू हाफ यहाँ पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में. B की वैल्यू हाफ यहाँ पुट करी तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी हाफ आ जाएगी. अब A की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो C की वैल्यू आ जाएगी -3/2. तो इसका मतलब मुझे A B C की वैल्यू मिल गई है. तो मैं यहाँ जब उनको मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड करूंगा तो मेरा ये वेक्टर बन सकता है. मतलब इस वेक्टर को मैं इन तीनों वेक्टर की हेल्प से बना सकता हूँ. इसका मतलब ये हुआ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, मतलब जनरेट कर सकता हूँ. मतलब इन 3 वेक्टर से मैं इनको जनरेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ABC की कुछ वैल्यू निकल के आ गई है. अगर नहीं आ पाती, कुछ अनडिटरमिन्ड फॉर्म आ जाती, तो फिर हम बोलते कि नहीं लिखा जा सकता. तो ये क्वेश्चन इतना ही है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. सो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. शो दैट W1 इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R. अब W1 के एलिमेंट देखो कैसे हैं, वो 3 टपल्स में दे रखे हैं आपको, x1 x2 x3 बिलोंग टू R3 दे रखा है. तो इसका मतलब है वो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. R3 के वो एलिमेंट आएंगे जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे. मतलब ऐसा नहीं है R3 के सारे एलिमेंट आ गए. R3 के कैसे एलिमेंट होते हैं, A, B, C. 3 टपल टाइप के होते हैं वो, और A और B और C क्या होते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं. तो यहाँ पे x1 x2 x3 क्या है, वो रियल नंबर्स हैं, और वो साथ में ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, x1 -3 x2 -4 x3 इज इक्वल टू 0. मतलब फर्स्ट -3 इंटू सेकेंड -4 इंटू थर्ड कोऑर्डिनेट है ना. ये x1 x2 x3 कोऑर्डिनेट है. तो मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूँ. लेट
W1 W2 बिलोंग टू W कैपिटल W1, कैपिटल W1 में है तो लेट कर लेता हूं मैं W1 इज इक्वल टू x1 x2 x3। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अगर स्मॉल W1 कैपिटल W1 से आ रहा है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जितने भी एलिमेंट में यहाँ W1 से उठा रहा हूँ, जितने भी एलिमेंट में W1 से उठा रहा हूँ वो सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो इसलिए वो ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे इज इक्वल टू 0। देन लेट W2 एक एलिमेंट और ले लेते हैं y1 y2 एंड y3। तो ये क्या बन जाएगा y1 माइनस 3y2 माइनस 4y3 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्मॉल W1 और स्मॉल W2 मैंने कहाँ से लिए हैं? वो कैपिटल W1 से लिए हैं, इसलिए वो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि W1 का मतलब क्या है, जो आपने यहाँ W1 डिफाइन करा है। अब इन्हीं का मेन रोल है जो मैंने यहाँ लिखा है, इसी का मेन रोल है। अब मैं वन स्टेप टेस्ट यूज करने वाला हूँ। वन स्टेप टेस्ट क्या होता है? अगर किसी भी सेट को सब स्पेस प्रूफ करना है, ये एक वेक्टर स्पेस है ओवर आर। वेक्टर स्पेस ओवर आर का मतलब है अगर मैं इसको सब स्पेस भी दिखा दूं, मतलब मैं क्या शो करने जा रहा हूं? मैं शो करने जा रहा हूं कि W1 इज अ सब स्पेस ऑफ R3। मैं शो करने जा रहा हूं, तो मैं वन स्टेप टेस्ट यूज कर रहा हूं। वो कैसे प्रूफ करते हैं? वो प्रूफ करा जाता है इस तरह से कि अल्फा इंटू W1 प्लस बीटा इंटू W2 बिलोंग्स टू W। ये शो करने जाऊंगा मैं, ये मेरा क्लेम है। तो मैं एक ही स्टेप में प्रूफ कर जाऊंगा कि हाँ मेरा जो W1 है ना वो सब स्पेस है R3 का। तो मैं करता हूँ स्टार्ट, इन दोनों को ऐड करता हूँ। अल्फा इंटू W1, W1 का मतलब है x1 x2 x3 प्लस बीटा इंटू W2 y1 y2 y3। अब ये सम करेंगे तो क्या बनेगा? अल्फा x1 प्लस बीटा y1, ठीक है ना। देन अल्फा x2 प्लस बीटा y2। कैसे कर रहा हूं मैं? पहले मैंने अल्फा को यहाँ अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर बीटा को y1 से मल्टीप्लाई करा, बीटा को y2 से मल्टीप्लाई करा और बीटा को y3 से मल्टीप्लाई करा। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको। देन अल्फा x3 प्लस बीटा y3। अब अगर ये एलिमेंट W1 में जाना चाहता है तो इसके लिए क्या होगा? इसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कि फर्स्ट माइनस 3 इंटू सेकेंड कोऑर्डिनेट माइनस 4 इंटू थर्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हम करते हैं इसको। तो हमें ये अभी प्रूफ नहीं करा है, अब हम प्रूफ करने जाएंगे। तो क्या है कंडीशन? फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस 3 इंटू सेकेंड कोऑर्डिनेट ये है पूरा अल्फा x2 प्लस बीटा y2 माइनस 4 इंटू थर्ड कोऑर्डिनेट, यही है ना, थर्ड कोऑर्डिनेट आपका ये आ गया। अब मुझे दिखाना है कि ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 आ गया तो मेरा जो ये वाला वेक्टर है जो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ अल्फा W1 प्लस बीटा W2, ये W1 में चला जाएगा। W1 में जाने के लिए उसको ये वाली चीज को 0 आना चाहिए, तभी जाएगा वो 0, तभी वो W1 में जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे और। तो ये क्या बनेगा? अल्फा x1 प्लस बीटा y1 माइनस 3 अल्फा x2 माइनस 3 बीटा y2 माइनस 4 अल्फा x3 माइनस 4 बीटा y3। अब मैं अल्फा और बीटा वाले अलग कर लेता हूं, तो देखो क्या बनता है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर मैं अलग कर लूं तो क्या बनेगा? अल्फा यहाँ से कॉमन ले लेता हूं तो ये बनेगा x1 माइनस 3x2 एंड माइनस 4x3। और बीटा वाला पार्ट देखो, बीटा y1 माइनस 3 बीटा y2 माइनस 4 बीटा y3। तो यहाँ से बीटा कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? y1 माइनस 3y2 माइनस 4y3। ठीक है, इतना आ गया। अब ये हो गया अल्फा इंटू ये वाली चीज किसके इक्वल है? अब आप देखो यहाँ पे ये 0 के इक्वल है। x1 माइनस 3x2 माइनस 4x3 0 के इक्वल है, तो यहाँ 0 आ गया। प्लस बीटा इंटू बीटा ये आ गया, और इंटू क्या लिखा है? y1 माइनस 3y2 माइनस 4y3, और वो मैंने ऊपर देखो वो 0 के इक्वल है, वो मैंने ऊपर शो करा है वो 0 के इक्वल है, तो ये 0 के इक्वल आ गया।
तो अल्फा इंटू जीरो प्लस बीटा इंटू जीरो, ये बन गया आपका जीरो। तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि मैंने एक वेक्टर उठाया था अल्फा डब्ल्यू वन प्लस बीटा डब्ल्यू2, और जो उसके कंपोनेंट्स हैं, ये जो उसके कंपोनेंट्स हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो आपको ये इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसलिए ये W1 में चला जाएगा। सो दिस इंप्लाइज अल्फा W1 स्मॉल w1 प्लस बीटा स्मॉल w2 बिलोंग्स टू W1। सो दिस इंप्लाइज W1 इज अ सबस्पेस ऑफ R3। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसको हमें वेक्टर स्पेस प्रूफ करना था, तो हमने वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी ना प्रूफ करके हमने इसे सब स्पेस प्रूफ कर दिया। तो सब स्पेस प्रूफ करने से वो ऑटोमेटिकली वेक्टर स्पेस बन गया। और सब स्पेस किसका प्रूफ करा? जिसका वो सबसेट है। तो W1 जो है वो यहाँ पे R3 का सबसेट है, क्योंकि इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, थ्री टपल्स में है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करनी है। तो ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो सबसे पहले हम इसे और रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो ए को मैं और कैसे लिख सकता हूँ? इसको और अगर रिड्यूस करा जाए तो मैं फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 1 2 3, ठीक है ना। मतलब कौन सा ऑपरेशन लगाया मैंने? R1 गोज टू R1 डिवाइडेड बाई 2। देन R2 को कैसे कर सकते हैं? R2 गोज टू R2 डिवाइडेड बाई 4 कर सकते हैं। तो क्या बनेगा? कॉमन लेने के बाद 4 5 6, एंड लास्ट में R3 गोज टू, क्या कॉमन ले सकता हूं मैं इससे? 6। तो 6 से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया आपकी मैट्रिक्स। ये काफी एग्जाम्स में पूछी जाती है, काफी जगह यूनिवर्सिटीज में। वाला क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। BCA BTech मैथ्स ऑनर्स वगैरह में ये पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से सीख लो। अब इसको हमें रैंक निकालने के लिए रिड्यूस करना है, तो मैं इसको यहाँ पे 0 बनाऊंगा और यहाँ पे 0 बनाऊंगा। तो क्या ऑपरेशन लगेगा? R2 गोज टू R2 माइनस 4 R1, एंड नेक्स्ट R3 के लिए क्या लगेगा? R3 गोज टू माइनस 7 R1। मतलब मैं फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ और फिर सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो क्या आएगी वैल्यू? 0। 4 से मल्टीप्लाई करके 8, 5 माइनस 8 इज -3, एंड 6 माइनस 12 इज -6। 7 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो को तो, और थर्ड में से माइनस कर दो 0। 7 into 2 14, 8 minus 14 minus 6, एंड 21, 9 minus 21 हो गया -12। तो ये बन गया। अब मैं नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगाऊंगा? तो मैं R3, मतलब यहाँ पे 0 बनाना चाहता हूँ, तो R3 गोज टू R3 माइनस 2 R2। तो सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा थर्ड रो में से। मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ सब आ जाएगा, ठीक है। मैं सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और थर्ड रो में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के साथ हैं, तो इसलिए मैं सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में से सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 0 और 0 बचेगा। तो ये यहाँ पे देखो, ये दोनों आपस में एक रो एक्लन फॉर्म में आ चुकी हैं, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, तो रैंक ऑफ ए आ गई यहाँ से 2। तो यही इसका आंसर है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनाइजेबल। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूव करना है कि वो डायगोनाइजेबल होती है, एक एग्जांपल के थ्रू करना है। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम कोई 2x2 मैट्रिक्स का। A इज इक्वल टू, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल पे हमेशा 0 आता है और मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि किसी भी 2x2 मैट्रिक्स को आपने जस्टिफाई करके दिखाना है कि वो, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो डायगोनाइजेबल होगी। तो इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालोगे। तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I सॉल्व करोगे। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस लैम्डा 2 2 एंड माइनस लैम्डा, मतलब A में से लैम्डा I सब्ट्रैक्ट करा, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस 4। अब इसको आप 0 के इक्वल रखोगे, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
सो दिस इम्प्लाइज, अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यहाँ पे साइन भी चेंज होगा आपका, क्योंकि आप जब इसका ट्रांसपोज करते हो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आता है ना, तो जब आप उसको ट्रांसपोज लोगे तो यहाँ पे फिर माइनस लगाना पड़ेगा आपको, तो माइनस तो ये आ जाएगा प्लस का 4। जब आप डिटरमिनेंट लोगे तो लैम्डा स्क्वायर एंड प्लस 4, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू -4। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैंने -2 क्यों लिया है, क्योंकि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आना चाहिए। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, तो आप लैम्डा करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ -4 लिखोगे आप, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, -1 अलग कर दो और स्क्वायर रूट 4 अलग कर दो। अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है, वो आयोटा के इक्वल होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके इक्वल होगा, वो 2 के इक्वल होगा। तो ये आ गया +-2 आयोटा। तो जो आपकी आइगन वैल्यूज आ रही है यहाँ से वो क्या आ रही है, +2 आयोटा और -2 आयोटा आ रही है, तो जो कि डिस्टिंक्ट है। तो अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आती हैं सारी की सारी, तो वो डायगोनालाइजेबल होता है। तो सिंस A has distinct eigenvalues, so A is diagonalizable. आई होप दिस इज क्लियर। तो इसमें हमसे कोई पी मैट्रिक्स नहीं पूछी गई थी कि आप प्रूफ करोगे पी इनवर्स ए पी जो है वो डी के इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया आपसे, बस पूछा गया कि वो डायगोनालाइजेबल है कि नहीं ये बता दो। तो इसमें रूल लगा है, इसमें एक रिजल्ट होता है, वो ये कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास सारी की सारी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है ना, तो वो हमेशा डायगोनालाइजेबल ही होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शो दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल। मतलब अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज ए के इक्वल आ रहा है, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो हमें प्रूफ करना है कि उसकी आइगन वैल्यूज जो है वो सारी रियल होंगी। सो लेट मान लेते हैं, लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। अब हमें नहीं पता लैम्डा कॉम्प्लेक्स नंबर है या रियल नंबर है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन आइगन वेक्टर, ठीक है ना, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट एन आइगन वेक्टर एक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, है ना, लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा और एक्स जो है वो नॉन जीरो होगा, क्योंकि आइगन वेक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी वो किसी आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग में एग्जिस्ट करता है वो नॉन जीरो ही होता है, आइगन वेक्टर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सो जिसका मतलब है अगर वो आइगन वेक्टर है कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, तो वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेने जा रहा हूँ, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इसको स्टार से डिनोट करते हैं, मैं बता देता हूँ उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, मतलब अगर मैं किसी मैट्रिक्स के ऊपर अगर ये लगा रहा हूँ तो इसका मतलब होता है आप उसका कॉन्जुगेट भी कर रहे हो और उसका ट्रांसपोज भी कर रहे हो, या पहले ट्रांसपोज कर रहे हो या बाद में कॉन्जुगेट कर रहे हो। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, 2 + 3 आयोटा अगर लिखा है और मैं इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूँ तो 2 - 3 आयोटा बन जाएगा। इसी तरह मैट्रिक्स की हर एंट्रीज का कॉन्जुगेट हो जाएगा। मैट्रिक्स में अगर जितनी भी एलिमेंट्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं उनका कॉन्जुगेट हो जाएगा सारे के सारे एलिमेंट का, ये होता है मतलब। तो मैं यहाँ ए स्टार लगा रहा हूँ दोनों साइड, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मैंने दोनों साइड स्टार लगा दिया है। अब जब मैं इसको स्टार ओपन करूंगा तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है ए इंटू बी ट्रांसपोज क्या होता है, वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब क्योंकि स्टार के अंदर ट्रांसपोज छुपा हुआ है ना, उसमें कॉन्जुगेट भी है साथ में ट्रांसपोज भी है, तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो इस तरह से ओपन होगा, वो पलट जाएगा, पहले एक्स आ जाएगा फिर ए आ जाएगा। अब यहाँ तो लैम्डा है, तो लैम्डा का क्या होगा, कांस्टेंट का तो ट्रांसपोज ले ही नहीं सकते बट कॉन्जुगेट ले सकते हैं, तो कॉन्जुगेट हो जाएगा और ये एक्स स्टार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट था, ये मैट्रिक्स नहीं है, तो इसमें कुछ इधर उधर नहीं होंगी शिफ्ट चीजें, इसमें आप लैम्डा क्या इधर लिख लो क्या उधर लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, रियल भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ कॉन्जुगेट लगाया है लैम्डा के ऊपर, याद रखना ये
कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट कर देगा। तो इसको आप 1 मान लो और इसको आप 2 मान लो, ठीक है। अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 1 बाई एक्स स्टार, और ये आपको करना है प्री मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्टार इंटू ए एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार, लैम्डा बाहर कर लो एक्स, ठीक है ना। फर्स्ट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया बाई एक्स स्टार। अब आप क्या करो, पोस्ट कर दो, पोस्ट मल्टीप्लाई कौन सी इक्वेशन को, सेकंड को, बाई एक्स, मतलब एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं लेकिन पोस्ट का मतलब है बाद में, इधर राइट हैंड साइड से कर रहा हूं मैं, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो लैम्डा बार एक्स स्टार एक्स, तो ये आ गया आपकी 4। अब आप 3 और 4 को अगर देखो तो उनके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको और नोट करनी है, यहाँ पे जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे सिमेट्रिक सिर्फ रियल के लिए नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स के लिए भी, मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा और साथ में ए स्टार भी ए के इक्वल होगा। मतलब कि जब हम ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट भी करेंगे ना तब भी वो ए के इक्वल आएगा, या फिर हम पहले कॉन्जुगेट करें और उसके बाद ट्रांसपोज लें तब भी वो ए के इक्वल आएगा। तो ये दोनों चीजें हमें यूज करनी है, मतलब कि हमें मेनली ये वाली चीज यूज करनी है कि अगर वो सिमेट्रिक बोला, वो रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों में सिमेट्रिक है, मतलब कि कॉन्जुगेट भी ले लोगे ना तब भी वो सिमेट्रिक है। तो ए स्टार ए के इक्वल है, तो ए स्टार ए के इक्वल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अगर आप इन 3rd और 4th इक्वेशन में देखो तो यहाँ पे है एक्स स्टार ए एक्स और यहाँ पे लिखा है एक्स स्टार ए स्टार एक्स। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ए और ए स्टार दोनों सेम ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है 3rd और 4th की इक्वल हो गई। तो अगर किसी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो 3rd और 4th की राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी आपकी। तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, लैम्डा एक्स स्टार एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बार एक्स स्टार एक्स। अब आप इसमें क्या करोगे, एक साइड पे ले जाओ दोनों इक्वेशंस को और सॉल्व कर लो। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को एक साइड पे ले जाऊं तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा बार, और एक्स स्टार एक्स सेम है तो मैंने वो कॉमन ले लिया एक्स स्टार एक्स को। अब क्योंकि आपका जो एक्स था वो आइगन वेक्टर था लैम्डा के कोरेस्पॉन्डिंग में, है ना, और वो नॉन जीरो था, एक्स नॉन जीरो है, तो एक्स इंटू एक्स स्टार भी नॉन जीरो ही होगा, ठीक है। एक्स इंटू एक्स स्टार का क्या मतलब है, मैं एक आइगन वेक्टर, एक मैट्रिक्स को, मतलब अगर ये एक कॉलम रो मैट्रिक्स है या तो इसको मैं एक कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस तरह से कुछ हो रहा है, उसी के कॉन्जुगेट, उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो एक नॉन जीरो ही आएगा, नॉन जीरो वेक्टर या नॉन जीरो नंबर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट एक्स स्टार इंटू एक्स जो है वो नॉन जीरो है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा बार को ही जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्टार इंटू एक्स जो है वो नॉन जीरो है। तो दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बार, मतलब मैंने एक लैम्डा नंबर लिया था, मुझे नहीं पता था वो रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट वो अपने ही कॉन्जुगेट के इक्वल है, मतलब वो एक रियल नंबर है। क्योंकि मैं अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता, फॉर एग्जाम्पल वो 2 + 4 आयोटा होता, तो क्या 2 + 4 आयोटा 2 + 4 आयोटा के कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, कभी भी नहीं होता। अगर लैम्डा की वैल्यू मान लो सिर्फ और सिर्फ 3 आयोटा होती, क्या 3 आयोटा कॉन्जुगेट के इक्वल होता, कभी भी नहीं होता। तो इसका मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर है, मतलब उसमें लैम्डा की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 5 है तो 5 कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट अगर आप रियल नंबर पे लगाते हो तो वो सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसके ऊपर। तो इसका मतलब है लैम्डा एक रियल नंबर ही है, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बार आ गया, लैम्डा कॉन्जुगेट आ गया, तो दिस इंप्लाई लैम्डा इज रियल नंबर। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो हमने इसमें क्या क्या यूज करा है, हमने ए स्टार इज इक्वल टू ए यूज करा है सबसे मेन चीज, और फिर बस हमने ट्रांसपोज की ये प्रॉपर्टी यूज करी है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, और ये प्रूफ हमने कर दिया, ठीक है। छोटा सा प्रूफ है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेवल इसमें थोड़ा हाई होना चाहिए तो समझ आ जाएगा आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। मतलब जो आपको इक्वेशंस दे रखी है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए, तो इसको हम एक सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं।
सिस्टम में कैसे कन्वर्ट होगा, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी इसकी। तो 2 4 6 एंड राइट हैंड साइड 8 10 12 राइट हैंड साइड 5 4 एंड k माइनस 10 और ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो को मैं 2 से डिवाइड करके उसको सिंपल बना रहा हूँ ताकि मैं आगे इसको इजीली कर लूँ। और सेकंड वाले को भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ एंड लास्ट को एज इट इज रखते हैं क्योंकि उसमें k है। तो मैंने फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड करा, सेकंड रो को भी 2 से डिवाइड करा है। अब मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, r2 गोज टू r2 minus 4r1 and r3 goes to r3 minus 5r1। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, 1 2 3 0 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस 5 माइनस 8 माइनस 3 तो 6 माइनस 12 माइनस 6 0। फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है वो फर्स्ट को, पहले 4 से करा, अब हम 5 से करेंगे तो 0 5 से करो 4 माइनस 10 4 माइनस 10 इज माइनस 6 एंड k माइनस 10 माइनस 15। तो k माइनस 10 में से हम माइनस 15 करेंगे तो क्या बनेगा, k माइनस 25 बनेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हम इसे भी 0 बना सकते हैं -3 की हेल्प से। कैसे बनाओगे, r3 गोज टू r3 माइनस 2r2। ठीक है ना। हम थर्ड में से सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी, सेकंड रो में आपने एज इट इज ही रखना है, कुछ नहीं करना अभी। और इसको सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो k माइनस 25 माइनस करोगे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस 6 को, तो k माइनस 25 प्लस 12 तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का 13। ठीक है, तो यहाँ आ गया k माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब ये बोल रहा है क्या, इक्वेशन दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सेट ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आते हैं, जब रैंक ऑफ a is to b इक्वल हो जाती है रैंक ऑफ a के इज इक्वल टू 2 हो जाए, जो कि लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है यहाँ पे, 3 है, या 2 भी मत लिखो, बस इतना लिख दोगे ना, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे कितने, 3 वेरिएबल हैं। तो कैसे बन सकती है, क्योंकि 1 तो इसकी रैंक है, फिर यहाँ पे दूसरी भी नॉन जीरो आ गई तो 2 भी हो सकती है। अब यहाँ से मुझे 3 नहीं चाहिए तो मुझे इसको 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर रैंक 3 आ गई तो यूनिक सोल्यूशन होगा। हमें तो इनफाइनाइट सोल्यूशन चाहिए, तो हमें लेस देन 3 रखनी है रैंक को, तो लेस देन 3 वो 2 ही बन सकती है। तो दिस इम्प्लाइज k हैज टू बी 13। k 13 होने से ये 0 बन जाएगा आपका। तो 0 बनने की वजह से आपकी रैंक क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 2। इन दोनों की रैंक 2 आ गई, तो इसका मतलब है सिस्टम हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें रो ऑपरेशंस ही लगते हैं मेनली जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूजिंग द क्रैमर्स रूल फाइंड द सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है, इसमें एक इक्वेशन यहाँ दे रखी है क्वेश्चन में। स्टूडेंट जो है वो कभी कभी गलती करके सिर्फ 2 इक्वेशन देखते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखा करो। 2z इज इक्वल टू 1, x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस 7z इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो इसमें आपकी A मैट्रिक्स तो ये आ गई 2 माइनस 3 2 1 माइनस 3 0 1 0 7। और B मैट्रिक्स क्या है आपके पास,
1 1 11 ये है। तो हम सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग, और फिर हम उसमें एक एक कॉलम चेंज करते रहते हैं, उसे बी से रिप्लेस कर देते हैं। फर्स्ट कॉलम को बी से रिप्लेस करेंगे, सेकंड कॉलम को, थर्ड कॉलम को, और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और फिर डिवाइड करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्या आ रहा है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू -21 देन +3 7 एंड +2 एंड 3। तो ये आ गया -42 21 एंड 6, तो हो गया -42 एंड 27। तो ये हो गया आपका -15। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखो हम ax करने जा रहे हैं। ax का मतलब है हम a मैट्रिक्स का कॉलम चेंज करेंगे, उसको फर्स्ट कॉलम को हम 1 1 11 कर देंगे, ठीक है ना। हमने क्या करा, इस b को जो है ना हमने फर्स्ट कॉलम में पुट कर दिया, फिर उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, और सेकंड कॉलम एज इट इज a मैट्रिक्स का, एंड थर्ड कॉलम भी एज इट इज। तो डिटरमिनेंट ऑफ ax क्या आ जाएगा, सॉल्व करके देखते हैं। -21 +3 एंड 7 +2 33। ये आएगा -21 66। तो ये कैंसिल हो गया आपका, तो बचा 66। सिमिलरली ए वाई करते हैं। ए वाई में क्या होगा, ए का सेकंड कॉलम चेंज हो जाएगा, मतलब ये बी जो है यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देगा सेकंड कॉलम को, तो 1 1 11 आ गया 207। अब डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं ए वाई का। ये हम नोटेशन दे रहे हैं, ए एक्स का मतलब है फर्स्ट कॉलम चेंज करा है, ए वाई का मतलब है सेकंड कॉलम चेंज करा है, ए जेड का मतलब है थर्ड कॉलम को चेंज करा है। तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 7 -1 7 +2 11 -1। तो ये हो गया आपका 14 -7 एंड 20। तो ये बन जाएगा आपका 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम जो है वो ए जेड निकालेंगे, उसमें थर्ड कॉलम को हम चेंज कर देंगे। तो करते हैं इसको, आइए थर्ड कॉलम में 1 1 11 कर देंगे। तो ए जेड क्या बन जाएगा, ये 2 1 1 -3 -3 0 1 1 11। तो ए जेड का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से 2, तो -33 +3 11 -1 एंड +3। तो ये आ गया -66 30 एंड 3। तो ये हो गया आपका -36 -33 आ गया। तो आपका जो सोल्यूशन बनेगा स्मॉल एक्स किसके इक्वल होगा, वो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ रहा है तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसमें इतना याद रखना, जब भी ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा तो हमेशा एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ए का डिटरमिनेंट क्या आ रहा था ऊपर, -15 आ रहा था, हमें बस डिवाइड कर देना है, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये तो, ठीक है यहाँ तक। ये हो गया आपका -22/5। देन स्मॉल y का मतलब है ए वाई डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए वाई की वैल्यू क्या आ रही है 27 डिवाइड बाई -15, तो ये हो गया -9/5। स्मॉल z, तो ए जेड का डिटरमिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटरमिनेंट, तो ए जेड का आ रहा है -33/-15, तो ये हो जाएगा 11/5। तो यही आपका आंसर है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। ये बहुत आसान रहता है, डिटरमिनेंट निकालना आपका आना चाहिए अच्छे से, बहुत अच्छा कमांड होनी चाहिए डिटरमिनेंट पे, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी
विद रेस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस, हमें दो ऑर्डर्ड बेसिस दे रखी है। पहला पार्ट है ए, इसमें ये वाली ऑर्डर्ड बेसिस आपको यूज करनी है 1 1 0 0 1 1 एंड 1 0 0। ठीक है, तो ए पार्ट करते हैं। टी आपको गिवन है, टी क्या है, x माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस 2y माइनस जेड और y माइनस 5z। तो हम क्या करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, हमेशा t को बेसिस पे अप्लाई करते हैं। तो t 1 1 0 सॉल्व करते हैं a पार्ट के लिए, जो बेसिस का फर्स्ट एलिमेंट है उस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो t 1 1 0 का मतलब है मैं x को 1 पुट कर दूंगा यहाँ पे, y को 1 और z को 0 पुट कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा, x को 1 पुट करा, y को 1 पुट करा, z तो 0 है, ये आपको याद रख लेना है, सीधा सीधा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 x1 y1 तो -1 एंड y1 z0, तो ये आ गया ये। फिर नेक्स्ट बेसिस का सेकंड वेक्टर क्या है, 0 1 1 तो 0 1 1, तो x को 0 y को 1 z को 0 z को 1, तो ये पुट करना है आपने। यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, देखो ये राइट हैंड साइड पे जो आपको टी दे रखा है, टी को भी तो यूज करोगे ना, अगर टी दे रखा है कुछ ऐसे थोड़ी है आप क्वेश्चन देखो और फिर एग्जाम में कुछ भी कर देते हो, आप टी को भी नहीं देखते, बस उठा के सॉल्व करना शुरू कर देते हो। और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो स्टैंडर्ड बेसिस यूज कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में स्टैंडर्ड बेसिस से पूछे जाते हैं, स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस से। तो वो कौन सी वाली बेसिस यूज करते हैं, ये वाली। तो जो बेसिस आपको दे रखी है अभी, तो आपको वही यूज करनी है ना। अगर लिखा होता है विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस तो आप स्टैंडर्ड बेसिस से करते हो, बट यहाँ पे बेसिस दे रखी है तो आपको उसी को यूज करना है। तो x0 पुट करो, y1 और z भी 1, तो जाएगा आपका -2 -3 एंड 1 -5 इज -4। देन लास्ट वेक्टर क्या है इसका, 1 0 0। देखो यहाँ पे जो दे रखा है इस पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं बार बार। तो x को बस 1 पुट करना है, बाकी को 0, x को 1, तो आपके 3 वेक्टर आ गए निकल के। तो जब भी हम किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसमें जो रेंज का एलिमेंट आया, जैसे ये वाला रेंज का एलिमेंट आया 0 -1 और 1, इसको मैं बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में ही लिखूंगा। अब बेसिस क्या है, बेसिस आपकी 1 1 0 ये जो दे रखी फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके ही लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूंगा और वहां से स्केलर फाइंड करूंगा। मतलब a फाइंड करूंगा 1 1 0 प्लस b फाइंड करूंगा 0 1 1 एंड c फाइंड करूंगा 1 0 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, a को मल्टीप्लाई कर दो, b को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, c को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा ये a, 0 0, b एंड c, 0 0। अब इनको ऐड कर दो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, a प्लस c, a प्लस b एंड b। और ये किसके इक्वल आ रहा है, 0 -1 1। तो आपको ये फर्स्ट वाले में ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये हर बाकियों में भी फिक्स हो जाएगा, ये याद रखना, a प्लस सी, a प्लस बी और b, ये बाकियों में भी फिक्स हो गया है। इसको आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना, ये 2 स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ये वाले दोनों स्टेप। अब यहाँ से इक्वेशन इक्वेट कर दो, तो a प्लस सी की वैल्यू 0 आ गई, a प्लस बी की वैल्यू -1 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। तो b की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू -2 आ जाएगी, और अगर a की वैल्यू -2 आ गई तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ यानी कि अगर मैं a की वैल्यू -2 यहाँ पुट कर दूं, b की वैल्यू 1 पुट कर दूं और c की वैल्यू 2 पुट कर दूं, तो देखो क्या ये मुझे मिलेगा, 0 आ जाएगा। देखो फर्स्ट -2 आएगा यहाँ पे, यहाँ 0 और यहाँ 2 आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है ये। मतलब मैं a b c की वैल्यू पुट करूं तो मुझे वापस से ये बन जाना चाहिए। इन तीनों वेक्टर को जब मैं मल्टीप्लाई करूं a b c से और ऐड करूं तो मुझे ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 -1 1 दे रखा है वो बन जाना चाहिए। तो आपके a b c बन गए यहाँ पे। तो a b c जो है ना वो यहाँ पे डाल दोगे आप कॉलम में, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू। नेक्स्ट क्या आ रहा था आपका यहाँ पे, -2 -3 4, -2 -3 एंड -4। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपको ये वाले दोनों स्टेप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आपने डायरेक्टली कौन सा यूज कर लेना है, ये वाला, a प्लस सी, a प्लस बी एंड b, ये आपको डायरेक्टली अब आप यूज कर सकते हो।
क्योंकि आपने पहले में इसको सॉल्व करना सीख लिया है क्या आएगा ये वैल्यू। अब यहाँ से फिर से इक्वेट कर दो, तो a प्लस सी की वैल्यू आ गई -2, a प्लस बी की वैल्यू आ गई -3 और b की वैल्यू आ गई -4। अगर मैं इसमें एक्सप्लेन ना करूँ ना, ये 2-2 मिनट की क्वेश्चन है, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो b की वैल्यू -4 पुट करोगे तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगी, और a की वैल्यू 1 आ गई तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -3। तो इसको यहाँ पुट कर दो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -3। देन लास्ट क्या था आपका, ये वाला 110। तो 110 को मैं किसके इक्वल रखूंगा, a प्लस सी, a प्लस बी और b के इक्वल रखूंगा, है ना। यहाँ से a प्लस सी क्या आ जाएगा 1, a प्लस बी क्या आ जाएगा 1 और b क्या आ जाएगा 0। तो b 0 मैंने अगर पुट करा तो a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई तो c की वैल्यू 0 आ गई। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू भी 0। तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। आई होप ये समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट करेंगे फिर हम, अगर आपको ये समझ आ गया तो। तो इसका बी पार्ट करते हैं हम। बी पार्ट में क्या दे रखे है आपको, आपकी बेसिस चेंज कर दी है। बी में 100, 110, 100 और 111 दे रखा है, और आपकी टी जो है वो सेम ही है। टी क्या है आपका, टी एक्स वाई जेड जो आपको दे रखा है वो मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। टी एक्स वाई जेड आपको दे रखा है x माइनस वाई माइनस जेड, और नेक्स्ट x माइनस 2y माइनस जेड। क्या है, तो आप कुछ और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेके भी सॉल्व कर सकते हो, आपको और अच्छे से लर्निंग हो जाएगी। एंड y माइनस 5z, ठीक है। अब हम इसमें फिर से वही बेसिस पे अप्लाई करेंगे T100, मतलब जो बेसिस के एलिमेंट होते हैं ना उस पे हम T को अप्लाई करते हैं 1 बाई 1, तब जाके वो सॉल्व होता है। तो T100 क्या आ जाएगा, मतलब x को 1 रखना है, y को 0, z को 0, x को 1 रख दो बस, बाकी 0 ही है, तो ये आ गया 0। नेक्स्ट 110, x को 1, y को 1 और z को 0, तो 0, x को 1, y को 1 रखा तो -1, y को 1 रखा तो 1। लास्ट 111, मतलब सबको 111 पुट करना है। कहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसमें x y z को 111 पुट करना है मुझे, x y z को। तो क्या बनेगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, तो हो गया 1 माइनस 3 एंड 1 माइनस 5। अब आपने क्या करना है, देखो 110 को बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने दिखाना है आपने, और वहां से जो आपके एबीसी आएंगे उन्हें मैट्रिक्स में डाल देना है। देखो मैं ये जो वेक्टर लिखा हूँ यहाँ पे बेसिस के वेक्टर है, ये वाला और ये वाला, ये बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है मैंने। किसको, इसको पहले मैंने इसको उठाया है, अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो जैसे ऊपर करा था। तो a00 प्लस b कॉमा 0 प्लस c कॉमा c, तो ऐड कर दो a प्लस बी प्लस सी, 0 आएगा प्लस b प्लस सी एंड लास्ट में आ जाएगा c। इक्वेशन इक्वेट कर दो अब, a प्लस बी प्लस सी 1, b प्लस सी 1 और c जो है वो 0, c 0 तो b की वैल्यू 1,
सी 0 बी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू भी यहाँ से 0 आ गई। तो आपकी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी यहाँ पे फिलहाल बन जाएगी आपकी ए की वैल्यू 0, बी की 1, सी की 0। अब नेक्स्ट आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन यूज करोगे अब। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, सेकंड एलिमेंट क्या है आपका, देखो यहाँ पे 0, -1 और 1 है, तो ये किसके इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी और सी के इक्वल है। तो यहां से इसको सॉल्व करो, a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया, b प्लस सी -1 आ गया और c की वैल्यू 1 आ गई। तो c की वैल्यू 1 डाल दो अगर आप, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 1, तो ये आ गया आपका 1। तो a की वैल्यू 1, b की -2, c की 1। अब लास्ट क्या रहता है आपका, लास्ट रहता है आपका ये वाला, तो -1, -2 एंड -4, ये किसके इक्वल है, जैसा कि मैंने आपको बताया जो रेड से मैंने हाईलाइट करा हुआ है। अब इसको यहां से इक्वेट कर लो, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, b प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 और c की वैल्यू -4। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2, अगर मैं c की वैल्यू -4 डालता हूँ, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया abc की वैल्यूज को। तो यहाँ क्या आ गया, a -2 और -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 1, a की वैल्यू आ गई 1, b की 2 और c की -4। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन रही है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें मेनली आपको जो बेसिस दे रखी होती है वही यूज करनी होती है। तो दोनों ए और बी पार्ट में अलग अलग बेसिस दे रखी है। तो सबसे पहले टी को बेसिस पे अप्लाई करा हमने, टी को जैसे यहाँ बेसिस पे अप्लाई करा, फिर जो एलिमेंट बनेगा जो राइट हैंड साइड पे बन के आएगा उसको फिर से बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में ही लिखा है। अगर आप यहाँ नोट करो, पहले मैंने बेसिस पे अप्लाई करो, देखो टी को अप्लाई करा यहाँ पे सब बेसिस पे, और बन के जो एलिमेंट आया यहाँ उसको मैंने बेसिस के ही लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। देखो 110 को मैंने यहाँ बेसिस का फर्स्ट, बेसिस का सेकंड और बेसिस का थर्ड एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। वहां से एबीसी जो आया उसको हमने कॉलम में रख दिया और आपकी मैट्रिक्स बन गई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से, दोनों पार्ट करा दिए मैंने इसके अच्छे से बिल्कुल। आई होप आपको अब आगे और इस तरह के क्वेश्चन करने में मिस्टेक नहीं होगी। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, डिस्कस वेदर द मैट्रिक्स ए इज डायगोनाइजेबल एंड इफ सो फाइंड एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स P एंड एन डायगोनल D such that P inverse AP is equal to D। एक्चुअल में इस तरह के क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, मैंने बहुत सारे वीडियोस में कराए हुए हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कुछ लेवल जो है ना वो थोड़ा हाई लेवल है, तो मैं इस क्वेश्चन को अभी टच नहीं करना चाह रहा। मैं नहीं चाहता कि आप इतना टफ क्वेश्चन करो, इसमें आपका बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसमें जो रूट्स आएंगे ना, आपकी जो आइगन वैल्यूज आएंगे जब आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाते हो। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा इस क्वेश्चन में। जो आप a माइनस लैम्डा आई करके निकालोगे ना, जो इक्वेशन आएगी, और जब आप उसके रूट्स निकालोगे, रूट्स को क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज। जो कुछ नंबर्स आते हैं, रियल नंबर्स आते हैं, वो यहाँ पे रियल नंबर ना आके ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, और वो निकालने इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ हो जाएगा, जो कि लेवल अप हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे रूट्स आप निकालोगे वो थोड़ा लेवल अप हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि इस क्वेश्चन को मैं आपको कराऊं ताकि आपका टाइम खराब ना हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दो। और भी क्वेश्चन की इस तरह की डायगोनाइजेबिलिटी की आप क्वेश्चंस मेरी वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आपको लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट में मेरी डायगोनाइजेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें मैंने अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से भी समझाया है, या डायगोनाइजेबिलिटी के नाम से आपको मिल जाएगा। आप उस तरह के क्वेश्चन ट्राई कर लेना, वहां पे आपको समझ आ जाएगा कि पी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं और फिर पी इनवर्स एपी जो है वो डी के इक्वल कैसे आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व करे। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं फिर नेक्स्ट पार्ट में करूंगा, पार्ट 2 बनाऊंगा इसी का फैब 2025 का। तो इसमें हम 10, 11 और 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, मैं जल्द पार्ट 2 लेकर आऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से ही मैथ्स अच्छे से आता है। तो थैंक यू सो मच।